चलिए बच्चों, आज हम बहुत ही इजी सा टॉपिक सीखने वाले हैं, कमेंट्स। सी कमेंट हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर कमेंट का काम क्या है? ठीक है, कमेंट का काम है जब हम कोडिंग में, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा, बहुत बड़ा सा प्रोग्राम लिख दिया और मैं आपको बोलूं कि आप मुझे उसको मतलब आप उसको रीड करेंगे, प्रोग्राम को जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपके लिए प्रोग्राम थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप कंप्यूटर की कोडिंग में नए हैं तो, ठीक है। अगर मैं हर एक कोड के ऊपर एक ऐसी लाइन लिखती रहूं जिसका आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े, आउटपुट से उसका कोई रिलेशन ना हो, प्रोग्राम के आउटपुट से उसका कोई रिलेशन ना हो, लेकिन जब कोई प्रोग्राम का कोड पढ़े तो वो जो लाइन है वो बताए कि अगली लाइन क्या कर रही है, यानी उसका एक्सप्लेनेशन दे, तो इसको बोलते हैं कमेंट। यानी कमेंट जो होते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो कमेंट को इग्नोर कर देता है। लेकिन यानी कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यानी उनका आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई कोड को समझना चाहे कि ये किसी किसी प्रोग्राम में या किसी कोड में कोई लाइन क्या कर रही है, उसको समझाने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, उसका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं होता है। सो कमेंट बेसिकली किसी प्रोग्राम को रीडेबल बनाते हैं, राइट। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हम किसी ऐसे बच्चे या इंसान को हम उसको पढ़ने को दे दें जिसको कोडिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो खाली वो कोड देख के नहीं समझ पाएगा कि कौन सी लाइन क्या काम कर रही है। तो कमेंट वहां पर हेल्प करते हैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। सो कमेंट का भी एक फॉर्मेट होता है, ऐसे नहीं है कि हमने लाइन लिखी और वो एक्सप्लेन कर देगी, नहीं। जो भी लाइंस, ये ये जो आप एंगुलर ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वाला, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हमें लगाना होता है, इसके बाद हमें दो डैशेस लगाने होते हैं, उसके बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज अ कमेंट, जो कुछ भी लिखेंगे और उसके बाद दो डैश लगाएंगे और फिर एंगुलर ब्रैकेट से बंद करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट है दिस इज अ कमेंट, ये प्रोग्राम में कमेंट बनेगा। यानी हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिस इज अ कमेंट हम लिखेंगे, हम लिखेंगे जो भी लाइन ऑफ कोड हमारा क्या काम कर रहा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे टैग के अंदर, तो इसको बोलते हैं कमेंट। ये प्रोग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है, जैसा हम लिखते आए हैं हर बार, डॉक टाइप HTML एंड देन HTML टैग, हेड टैग, टाइटल, हेड टैग क्लोज हो गया, एंड देन बॉडी टैग। सो बॉडी टैग के अंदर मैंने दो कमेंट डाले यहाँ पे। एक तो कमेंट है दिस इज अ कमेंट, ठीक है। ये जो है ये टैग है, इसकी वजह से ये कमेंट बना है। जो भी चीजें हम एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और दो डैशेस के अंदर लिखते हैं, उसको वो कमेंट बन जाता है, यानी वो आउटपुट में नहीं दिखेगा, कंप्यूटर विल इग्नोर इट व्हाइल एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब मेरी नीचे ये वाली लाइन जो है, अगर किसी को मैं ये कोड पढ़ने के लिए दूं और मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि ये यू टैग क्या कर रहा है, तो कोड पढ़ के कोई नहीं बता पाएगा कि ये यू टैग क्या कर रहा है जब तक हम आउटपुट को ना देख लें, ठीक है। तो अगर मुझे आउटपुट नहीं दिखाना है और केवल मैं चाहती हूँ कि कोड समझे कोई बच्चा, और मैं चाहती हूँ कि इस लाइन का मतलब वो जब कोड पढ़ रहा हो तो ही उसको पता चल जाए, तो इसी के लिए कमेंट यूज होता है। जैसे कि बिलो लाइन इज अबाउट अंडरलाइन टैग, ये कमेंट मैंने इस कोड के लिए यूज किया है, यानी नीचे वाली लाइन जो है वो अंडरलाइन टैग के बारे में है। अब देखिए, ये जो है ये जो यू टैग हमने यूज किया है, ये अंडरलाइन टैग है, यानी ये जो है ये यू टैग की वजह से ये जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन हो जाएगा। सो ये जो लाइन है इसके लिए मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड किया है कि बिलो लाइन इज अबाउट अंडरलाइन टैग। ये लाइन हमें बताती है कि हाउ टू यूज अंडरलाइन टैग, ठीक है। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाती हूँ, ठीक है। ये इसका आउटपुट है। मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। सी, आउटपुट में कहीं भी दोनों कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। हमारे कमेंट्स क्या थे, दिस इज अ कमेंट एंड बिलो लाइन इज अबाउट अंडरलाइन टैग। मैं आपको फिर एक बार सेव भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सेव किया है, लेकिन आउटपुट में ये दोनों कमेंट कहीं नहीं दिख रहे, यानी
कमेंट कभी भी आउटपुट के लिए नहीं होते हैं, कमेंट हमेशा प्रोग्राम को रीडेबल बनाते हैं। और हर एक लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में कमेंट यूज होते हैं। एंड कमेंट का सिंटेक्स जरूर हर लैंग्वेज में अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे HTML में जो कमेंट लिखे जाते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, 2 डैशेस लगा के और एंड में 2 डैशेस लगा के उसके बीच में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो कमेंट टैग कहलाता है। कमेंट का एक और भी फायदा है, ये डीबगिंग के काम आता है। डीबगिंग मतलब हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ रही है तो उसको चेक करने के काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को ये लाइन, मतलब एक बड़ा सा कोड है, एक लंबा सा कोड है काफी, और उसमें मुझे नहीं पता कि क्यों एरर आ रही है आउटपुट में। तो हर एक लाइन को मैं हटा हटा के देखूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कोई लाइन गलती से डिलीट भी हो जाए। तो बेटर है कि किसी कोड, जो इम्पोर्टेंट कोड है उसको डिलीट करने के बजाय मैं उसे कुछ टाइम के लिए कमेंट कर दूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रैकेट लगाया, देन एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, देन 2 डैशेस लगाए, एंड यहाँ पे अगेन 2 डैशेस लगा के एंगुलर ब्रैकेट लगाया, एंड देन फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसका आउटपुट देखती हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। देखिए वो जो यू टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो भी हमारा कमेंट बन गया, क्योंकि हमने ये पूरी लाइन एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन 2 डैशेस के बाद लिख दिए हैं। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, अब हमारा ये बॉडी का कंटेंट ना रह के एक कमेंट बन गया है जो कि आउटपुट में नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई लाइन कुछ टाइम के लिए हटा के देखनी है कि क्या फर्क पड़ता है आउटपुट में, उसका क्या, उस लाइन को हटाने से आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है, तो उस लाइन को डिलीट करने के बजाय हम उसको कुछ टाइम के लिए कमेंट कर देते हैं, और उसका इम्पैक्ट आउटपुट में देखने के बाद, उसको कमेंट करने के बाद, उसको हटाने के बाद जो इम्पैक्ट हम आउटपुट में देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस उसे लाने के लिए कमेंट हटा देते हैं एंड फाइल को सेव कर देते हैं। ये हमारा इस तरह से डिबगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किस लाइन का आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये चेक करने के लिए हमारे ये बहुत काम आता है। देखिए हमारे वापस मैंने कमेंट हटा दिया तो वापस से सेम आउटपुट डिस्प्ले हो गया। सो कमेंट बहुत ही पावरफुल चीज है, हमें ठीक से कमेंट यूज करना आना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे CSS, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, आई विल हाईलाइट इट। कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है, ऑब्वियसली नाम से भी पता चल रहा है कि ये पेज को स्टाइलिंग देने के काम आता है। सो CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। हमारा एक्चुअली बहुत सारा टाइम हमारा बचा देता है, क्योंकि हम बहुत सारे पेजेस की स्टाइलिंग एक ही साथ कर सकते हैं इसके थ्रू, एंड इट इज रियली वेरी पावरफुल। ओके, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ द मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। बहुत सारे वेब पेजेस का जो लेआउट है हम एक ही बार में डिसाइड या चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट इन 3 ways। 3 तरह से CSS को HTML डॉक्यूमेंट में ऐड किया जा सकता है। फर्स्ट वे इज इनलाइन, सेकेंड इज इंटरनल, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल। सो इनलाइन में वो क्या बोलता है कि बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML एलिमेंट। इफ यू रिमेंबर, हमने बॉडी टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हमारे बॉडी के की बहुत सारी चीजें चेंज की थी। जैसे हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया था, राइट? तो ये था कि भाई बॉडी के एलिमेंट पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया। तो इनलाइन किसको कहते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे स्टाइलिंग करते हैं, राइट? ओके, इंटरनल क्या है? इंटरनल बाय यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट इन अ हेड सेक्शन। तो जब हम ये बोल रहे हैं इंटरनल क्या है, जब हम हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट को यूज करते हैं। तो जब हम हेड सेक्शन में यूज करेंगे तो दैट मीन्स वो हमारे किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे ना लग के पूरे वेब पेज पे मतलब पूरे वेब पेज पे अप्लाई होगा। वो अभी कैसे होगा वो अभी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? एंड देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल किसको बोलते हैं? बाय यूजिंग द लिंक, लिंक टैग इसमें यूज किया जाता है एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल। एक अलग से फाइल बना दी जाती है स्टाइलिंग के लिए और उसको अपने HTML पेज से जोड़ा जा सकता है। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं और उन सबको मैं एक फाइल से अटैच कर दूं, ठीक है, एक्सटर्नल CSS फाइल से जोड़ दूं और उस एक्सटर्नल CSS फाइल में स्टाइलिंग को डिफाइन कर दूं, तो वो एक जो स्टाइल है वो सारे वेब पेजेस पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो 3 तरह के CSS वेज हैं अप्लाई करने के। इंटरनल, फर्स्ट वन इज इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल एंड थर्ड इज एक्सटर्नल। इनलाइन तो हमने अभी तक पढ़ा ही था, सिंपली जो भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रहे थे
H1 टैग पे, P टैग पे, बॉडी टैग पे, अलग अलग एलिमेंट्स पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे। तो वो क्या था, वो था इनलाइन, यानी एक ही लाइन में हमने कर दिया। इंटरनल यानी हम हेड सेक्शन में यूज करेंगे और पूरे वेब पेज पे अप्लाई होगा। एक्सटर्नल मतलब हम एक अलग से फाइल बना देंगे और उस फाइल को हम लिंक टैग के थ्रू अपने वेब पेजेस से लिंक कर देंगे, ताकि हम बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ का स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। Inline CSS. An inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element. Okay? मतलब हम H टैग पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, हम P टैग पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, बॉडी टैग पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, हम अलग अलग टैग, अलग अलग एलिमेंट्स पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट अभी तक लगा रहे थे, राइट? उनको स्टाइलिंग देने के लिए हम बॉडी टैग पे भी हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया था। तो हम जब अलग अलग पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन CSS। ठीक है। अब आता है इंटरनल CSS, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा भी नया है। क्या करते हैं इसमें? हम हेड सेक्शन के अंदर, अभी मैंने आपको बताया ही था, हेड सेक्शन के अंदर अगर हम स्टाइल दे रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं हेड सेक्शन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर हेड लिया, हेड के अंदर ही हमने बता दिया कि बॉडी को हम क्या एट्रीब्यूट देना चाहते हैं। बॉडी कैसी होनी चाहिए? बैकग्राउंड कलर उसका पाउडर ब्लू होना चाहिए। H1 पूरे वेब पेज में, पूरे एक वेब पेज में जिसके हेड टैग में हमने ये स्टाइल एट्रीब्यूट दिया है, उस वेब पेज में जहां जहां भी H1 हेडिंग यूज होगी, यानी जहां जहां भी टेक्स्ट H1 टैग के अंदर यूज होगा, वहां उस टेक्स्ट का कलर ब्लू होगा। एंड उस पूरे वेब पेज में जिसमें हमने ये इंटरनल CSS यूज किया है, वहां पर उसमें उस वेब पेज में जहां जहां भी हमने P टैग यूज करा है, उसका टेक्स्ट जो होगा वो रेड कलर का होगा। तो ये पूरे वेब पेज को इम्पैक्ट डालता है इंटरनल CSS। ठीक है। आता है external CSS. An external CSS sheet is used to define the style for many HTML pages. बहुत सारे HTML पेजेस को एक साथ स्टाइल अप्लाई करने के लिए एक्सटर्नल CSS का यूज होता है। इसमें हम लिंक टैग का यूज करते हैं। लिखा है टू यूज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट एड अ लिंक टू इट इन द हेड सेक्शन। इसमें भी हेड सेक्शन के अंदर ही लिंक टैग यूज होता है। ठीक है, एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के लिए। ये एक्सटर्नल CSS का सिंटेक्स है। ये लिंक टैग हमने यूज किया है। rel इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना ही है, ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही लिखा जाता है। href के अंदर जो डबल कोट्स में हमने .css फाइल ये जो लिखी है, ये फाइल का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, पर इसका एक्सटेंशन .css ही होगा। तो आप एक अलग से फाइल बनाएंगे और उस फाइल को उसी फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर में वो वेब पेज की HTML फाइल रखी है, सेम फोल्डर में होने चाहिए। और उस फाइल का नाम, HTML फाइल की बात नहीं कर रही हूँ, इस HTML फाइल के अलावा जो दूसरी हम CSS फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन .css होना चाहिए। और ये .css वाली फाइल और .html फाइल वाली फाइल दोनों ही हमारे एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अब हम ये कर दिया है। और जो style.css है उसमें हम क्या लिखेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। बाकी हमारे ये जो कोड दिखाई दे रहा है ये HTML फाइल का कोड है। HTML फाइल जो अभी तक हम बना रहे थे सेम वो फाइल हम बनाएंगे और उसमें हम ये लाइन हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। अब अलग से हमें जो काम करना होगा वो styles.css एक फाइल अलग से बनानी होगी और उसको उसी फोल्डर में रखेंगे जिसमें हमारी ये .html फाइल रखी है। और उस styles.css में हम डिफाइन करेंगे कि हमें कैसी स्टाइलिंग चाहिए। ठीक है। तो ये कोड है जो बॉडी H1P हम इस तरह से डिफाइन करेंगे style.css में, ये मैं अभी प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। और ये लाइन जो है हम जिस HTML फाइल में ये लाइन हम हेड सेक्शन में ऐड करते जाएंगे इंक्लूडिंग द styles.css, मतलब ये नाम हम एज इट इज ये फाइल हम यहाँ पे नाम देंगे। ठीक है। तो जिस वेब पेज की HTML फाइल में ये लाइन ये कोड हम हेड सेक्शन में ऐड करेंगे उस वेब पेज पर वो स्टाइल की प्रॉपर्टी अप्लाई होती जाएगी जो स्टाइल हमने styles.css में डिफाइन किया है। इट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई रन द प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है।
सो इसमें एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि हमने एक ही फाइल बनाई styles.css और उसके लिए ये कोड हमने हर एक HTML फाइल में ऐड कर दिया, तो हर एक HTML फाइल पर वो स्टाइल प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी एक साथ, हमें जगह जगह अलग अलग वेब पेज में जाके चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारा बहुत सारा टाइम बचा देगा। ये एग्जाम्पल है इनलाइन CSS का, ये हम अभी तक कर भी रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक हेडिंग चाहती हूँ जो कि हेडिंग का टेक्स्ट है, हेडिंग टेक्स्ट इज शोन इन ब्लू कलर, और इस टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट है ये इसके जो लेटर्स हैं वो आउटपुट में मैं ब्लू कलर के चाहती हूँ, मतलब ये हेडिंग टेक्स्ट इज शोन इन ब्लू कलर जो है वो ब्लू कलर में दिखे, इसलिए मैंने जो स्टाइल एट्रीब्यूट या स्टाइल प्रॉपर्टी लगाई है वो H1 टैग के साथ लगाई है। ठीक है, तो यानी मैंने सिंगल एलिमेंट पे ये एट्रीब्यूट लगाया, सिंगल एलिमेंट यानी H1 टैग, सिंगल एलिमेंट पे लगाया है मैंने कलर ब्लू। ऐसे ही मैंने P टैग पर मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया कलर रेड, यानी ये वाला जो टेक्स्ट है पैराग्राफ टेक्स्ट है शोन इन रेड कलर, ये रेड कलर में लिखा हुआ आउटपुट में दिखाई दे। यानी मैं हर एक एलिमेंट को कस्टमाइज कर रही हूँ, हर एक एलिमेंट पे अलग अलग स्टाइल प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। जब मैं एक सिंगल एलिमेंट पे स्टाइल प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। मैं इसको सेव कर देती हूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देती हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखिए H1 हेडिंग टैग के अंदर जो लिखा था वो ब्लू कलर में लिखा है इसका फॉन्ट ब्लू कलर में, एंड जो पैराग्राफ के अंदर का P टैग के अंदर जो टेक्स्ट था वो रेड कलर में लिखा है, आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखा है। ठीक है ना, ये इनके टेक्स्ट थे जो H1 टैग और P टैग के, ये पहला वाला जो है H1 हेडिंग वो ब्लू कलर में, क्योंकि उसका जो कलर हमने डिसाइड किया वो ब्लू, एंड P के लिए हमने रेड डिसाइड किया तो वो रेड में दिखेगा। तो ये हुआ इनलाइन CSS। अब ये है प्रोग्राम जो कि इंटरनल CSS को मैं एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इंटरनल CSS के लिए जो कुछ भी स्टाइल प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं वो हेड सेक्शन के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हेड के अंदर मैंने स्टाइल यूज़ किया है, और स्टाइल में मैंने हेड सेक्शन के अंदर ही बता दिया है कि मुझे पूरे वेब पेज के लिए कैसा स्टाइल चाहिए, कि मेरे को चाहिए कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो, और H1 टैग जो है वो H1 टैग जहाँ जहाँ भी यूज़ हो उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में हो। P पैराग्राफ वाला टैग जहाँ भी बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर जहाँ भी मैंने P पैराग्राफ यूज़ किया है उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो रेड कलर का हो। ठीक है, मैं फाइल को सेव कर रही हूँ और मैं अब आपको आउटपुट डिस्प्ले कर रही हूँ। मैं रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर H1 हेडिंग बॉडी टैग के अंदर जो लिखा है ब्लू कलर अप्लाई टू हेडिंग टेक्स्ट, यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई हुआ क्योंकि H1 टैग का हिस्सा है, और रेड कलर अप्लाई टू पैराग्राफ टेक्स्ट, क्यों ये रेड कलर में दिख रहा है, क्योंकि ये P टैग का हिस्सा है। ठीक है, तो हम हेड सेक्शन में ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें कैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लिख रही हूँ दिस इज मी, और मैंने इस पर कोई टैग अप्लाई नहीं किया और मैं इसको सेव कर देती हूँ, तो ये एक्चुअली ब्लैक में दिखेगा क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ भी स्टाइल एट्रीब्यूट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर दिखाती हूँ, अगर मैं इसको वापस H1 के अंदर लिखती हूँ तो ये किस कलर में हो जाना चाहिए, ये ब्लू कलर में हो जाना चाहिए। मैं सेव कर दूंगी क्योंकि ये H1 हेडिंग टैग का हिस्सा हो गया है, तो ये ब्लू कलर में दिखेगा। कैन यू सी दिस इज मी, इट्स शोन इन ब्लू कलर। और अगर मैं इसको P पैराग्राफ का हिस्सा बनाती हूँ, यानी P टैग के अंदर इस टेक्स्ट को लिखती हूँ, तो ये रेड कलर का दिखेगा। मैंने सेव कर दिया एंड आउटपुट यस ये ब्लू कलर में दिख गया। ठीक है, यानी हमें जैसी भी फॉर्मेटिंग चाहिए, इसमें जैसा भी स्टाइल चाहिए वो हम हेड सेक्शन में पहले ही स्टाइल टैग के अंदर इसको डिफाइन कर देते हैं। हमें बॉडी टैग के अंदर फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें जो टैग जैसा दिखाना चाहते हैं हम उसको हेड सेक्शन के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। ये है हमारी एक्सटर्नल CSS की HTML फाइल। ठीक है, इसमें हमने बॉडी में दो टेक्स्ट लिखे हैं, हेडिंग इज इन ब्लू कलर, पैराग्राफ इज इन रेड कलर। बट टेक्स्ट को खाली लिखने से तो ब्लू और रेड में नहीं हो जाता है, हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, उसमें हमें देना पड़ता है कि कलर इज इक्वल्स टू ब्लू हेडिंग के लिए H1 के लिए, एंड कलर इज कोलन रेड P पैराग्राफ टैग के लिए, राइट।
तो ऐसा तो हमने पूरे कोडिंग में कहीं यहाँ पर इस पूरे फाइल में नहीं लिखा है, HTML फाइल में। हाँ, हमने कि लाइन जरूर ऐड की है, बट इसमें हमने कहीं स्टाइल एट्रीब्यूट तो नहीं लिखा है, राइट। तो ये मैं इसका आउटपुट आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको सेव कर देती हूँ, राइट। अब मैं इसको आउटपुट दिखाती हूँ। देखिए आउटपुट में ये हेडिंग इज इन ब्लू कलर एंड पैराग्राफ इज इन रेड कलर दिख रहा है, और एक बैकग्राउंड कलर भी है। जबकि अगर आप देखें तो बैकग्राउंड कलर तो कहीं सेट ही नहीं किया गया है। तो ये सब आया कहाँ से, ये स्टाइल प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स कहाँ से अप्लाई हो गए? ये इस लाइन की वजह से हुए। बट ये लाइन किसको रेफर कर रही है? देखिए ये एक फाइल को रेफर कर रही है, styles.css। हमें जाके styles.css को चेक करना पड़ेगा। ये है styles.css। .css मतलब हम जब इस फाइल को लिखेंगे, नोटपैड में ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोटपैड ओपन करेंगे और ये कोड हम लिख देंगे। बट हम उसको सेव करते हुए जो हम अभी तक .html एक्सटेंशन देते थे, .html ना देके .css एक्सटेंशन लिखेंगे, मतलब .css लिखेंगे, फाइल नेम .css। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है स्टाइल सीधे, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर लिख दिया कि बॉडी, और ये जो है ये एक HTML फाइल नहीं होती, इसलिए इसमें जो कोड है वो भी HTML का नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे डॉक टाइप HTML या HTML टैग, हमने ऐसा कुछ भी कोई टैग यूज नहीं किया है। हमने सिर्फ ये बताया कि बॉडी कैसी हो, बैकग्राउंड कलर उसका पाउडर ब्लू हो, H1 कैसा हो उसका कलर ब्लू हो, एंड P कैसा हो उसका कलर रेड हो। और इस फाइल को हमने सेव करके हमने इस external.css के हेड सेक्शन में लिंक RL, सी ऐसा तो हमें बिल्कुल लिखना ही होगा, HR इक्वल टू तक तो हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। पूरा ये इक्वल टू तक, ये यहाँ तक तो हमें एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। फर्क कहाँ आएगा? यहाँ पर आप जो भी फाइल का नाम लिख रहे हैं अपनी styles.css, जैसे कि मैंने बनाई, आप कुछ भी बना सकते हैं, बस एक्सटेंशन .css वहाँ पर देना है और यहाँ पर भी लिखना है। फाइल का नाम स्टाइल्स दे दें, कुछ भी दे दें, डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम करके एंग्लो ब्रैकेट करके हेड सेक्शन को बंद कर दीजिए। तो styles.css में आपने जो कुछ भी मतलब डिफाइन किया है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ध्यान ये रखना है, मैं आपको अपना फोल्डर दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको HTML फोल्डर में आपको दिखाती हूँ, ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने की है। ये HTML फोल्डर है और इसके अंदर आप देखें ये मेरी फाइल है, इसका styles.css, इसका जो आइकन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये HTML फाइल नहीं है। इस HTML फोल्डर के अंदर मैंने ये styles.css बनाई है, और इस HTML फोल्डर के अंदर ही मैंने इंटरनल sorry, external, okay, just let me search it, external.css, देखिए सेम फोल्डर के अंदर external_css एंड उसी HTML फोल्डर के अंदर मैंने styles.css, दोनों सेम फोल्डर के अंदर रखी हैं। अगर आप सेम फोल्डर पे नहीं रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो दोनों ही फाइल जो .css है और .html है, दोनों ही एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और सेव करते हुए इस फाइल को .css एक्सटेंशन से सेव कीजिएगा, .css।